भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में चावल और धान के बढ़ते स्टॉक को देखते हुए चावल निर्यातकों ने सरकार से चावल निर्यात पर लगी पाबंदी को हटाने की मांग की है। सरकार ने निर्यात पर कई तरह की पाबंदियां लगा रखी हैं। देश से सफेद गैर बासमती चावल निर्यात पर रोक है। साथ में सैला चावल के निर्यात पर 20% टैक्स लागू है। सरकार ने चावल की घरेलू जरूरत को देखते हुए निर्यात पर यह पाबंदी लगाई थी, लेकिन अब सरकार के गोदामों में चावल का स्टॉक भर गया है, जिसे देखते हुए निर्यातक सरकार से इन पाबंदियों को हटाने की मांग कर रहे हैं। 1 जून तक केंद्रीय पूल में चावल का स्टॉक 325 लाख टन और धान का स्टॉक 277 लाख टन दर्ज किया गया है। अंशुमान जी, ये चावल की खबर मैं समझना चाहूंगी कि क्या चावल निर्यात पर पाबंदी हट सकती है, क्योंकि अब प्रेशर बनने लगा है, जिस तरह का एक इन्वेंट्री अब पाइलअप हो रहा है। हाँ, जो इन्वेंट्री का नंबर है सरकार के पास स्टॉक का काफी बड़ा है। धान का स्टॉक लगभग 270 लाख टन है और चावल का स्टॉक 325 लाख टन है। मतलब अगर आप मान के चलें तो 400 लाख टन के आसपास का स्टॉक सरकार के गोदाम में है और अब ये चावल सरकार के गले में फंस गया है। कल हमने मनी सेंट्रल में बताया था कि सरकार मनरेगा के बदले चावल बांटने की तैयारी कर रही है, मजदूरी के बदले, जिसे राज्य सरकारें और मजदूर कितना स्वीकार करेंगे बाद में पता चलेगा। लेकिन हुआ यह कि पिछले साल महंगाई के डर के कारण सरकार ने चावल के निर्यात को रोक दिया था और वो चावल और धान जो बाजार में उपलब्ध था वो सरकार के स्टॉक में आ गया। खरीफ की फसल सामने है जिसकी बुआई शुरू होने वाली है और खरीफ की तैयारी में और खरीफ की खरीद के लिए गोदामों को खाली किया जाना जरूरी है। ऐसी स्थिति में अब इस चावल का क्या किया जाए? दुविधा यह है सरकार की कि अगर निर्यात खोला जाएगा तो बाजार में महंगाई पहले से ही, खाद्य उत्पादों की महंगाई पहले से ऊपर है और उसमें भी सीरियल्स की, अनाजों की महंगाई तो 8% 9% से ऊपर बनी हुई है। तो एक तरफ निर्यातक के चाहते हैं कि चावल के निर्यात से पाबंदी हटाई जाए जिससे कि चावल का निर्यात शुरू हो और खरीफ के मौसम से पहले बाजार से चावल विदेश में जाने लगे। लेकिन दूसरी तरफ सरकार की दुविधा यह कि 2 राज्यों में तुरंत चुनाव है और 2 राज्यों में अगले साल चुनाव है। महंगाई और खाद्य महंगाई की जो परिस्थिति है उसमें चावल का निर्यात हटाने से महंगाई को फिर नई ताकत मिल सकती है और इसीलिए यह प्रस्ताव रखा गया था कि मजदूरी के जरिए, मनरेगा की मजदूरी के बदले चावल को दिया जाए, जिससे कि सरकार के बजट से फंड्स भी नहीं जाएंगे और चावल मजदूरी के तौर पर दिया जा सकेगा। लेकिन यह गले फंस गया है चावल और खरीफ की फसल की बुआई सामने खड़ी हुई है। ठीक है, सो दिहाड़ी के बदले चावल, ये हमने कल के मनी सेंट्रल में डिस्कस भी किया था। उस पर और डिटेल अगर देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर उस शो पर जरूर जाइएगा। अगली खबर बीमा से जुड़ी हुई। इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा ने बीमा कंपनियों से कहा कि वो फिजिकल ब्रांच के नेटवर्क को बढ़ाए। रेगुलेटर ने हाल ही में जारी सर्कुलर में कहा है कि डिजिटल पेशकश से शहरी क्षेत्रों में तो बीमा की पहुंच बढ़ाने में मदद मिल रही है, लेकिन जो देश के दूर दराज के इलाके हैं वहां बीमा की पैठ बढ़ाने के लिए फिजिकल ब्रांचों की संख्या बढ़ाना जरूरी है। इस पहल से ग्राहकों में बीमा कंपनियों के प्रति भरोसा जो है वो बढ़ाने में मदद मिलेगी। इरडा का ये आदेश, इसके क्या मायने हैं और एक जो बीमा फॉर ऑल का टारगेट इरडा ने सेट किया है वहां तक पहुंचने में ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अंशुमान जी, इस आदेश को आप कैसे रीड कर रहे हैं और आप इस कदम को मानते हैं सही दिशा में कदम है, लेकिन ग्राउंड पर इंप्लीमेंटेशन एक चुनौती? बीमा कंपनियों के लिए इरडा के आदेश इस समय चुनौती बन रहे हैं। लगातार इरडा ने पिछले 2-3 एक साल में जिस तरीके के फैसले लिए हैं वो बीमा कंपनियों के लिए, वो इस बात के लिए तैयार नहीं थी। जैसे सर पॉलिसी के सरेंडर के नियम बदले गए, इसके बाद पॉलिसी की प्रक्रियाओं में बदलाव किया गया। अब इंश्योरेंस फॉर ऑल में इरडा को ये समझ में आ गया है कि भारत के अधिकांश लोग ऑनलाइन बीमा नहीं खरीदते हैं। उन्हें बीमा खरीदने के लिए उनके पास एजेंट का जाना जरूरी है, उन्हें कन्विंस करना जरूरी है, उनके सवालों के जवाब देना जरूरी है। शहरों में तो कम से कम ये स्थिति है कि लोग ऑनलाइन जाकर बीमा के प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, पर ग्रामीण इलाकों में जहां इंश्योरेंस फॉर ऑल की जरूरत है या सबको बीमा पहुंचाने की जरूरत है, वहां ब्रांच नेटवर्क होना चाहिए जिससे कि एजेंट जाकर उनसे बात कर सकें और उन्हें वो प्रोडक्ट दे सकें। बीमा कंपनियों के सामने अब दोहरी चुनौती है, खासतौर से निजी बीमा कंपनियों के सामने। यहाँ एलआईसी थोड़ी बढ़त की स्थिति में दिखती है क्योंकि एलआईसी का ब्रांच नेटवर्क देश भर में फैला हुआ है ज्यादातर जगह, और उसके ब्रांच के बाद उसके आगे उसके एजेंट्स का नेटवर्क काफी बड़ा है और उसके एजेंट्स के पर्सनल कनेक्ट हैं जिनके जरिए वो बेचते हैं। निजी बीमा कंपनियों के पास अभी ये सुविधा नहीं है। निजी बीमा कंपनियां अभी भी ऑनलाइन प्रचार के जरिए और जो एजुकेटेड वेल्दी लोग हैं उनके लिए वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिन्हें टर्म इंश्योरेंस के बारे में पता है, जिन्हें पता है कि उन्हें बीमा कैसे खरीदना है। और ऐसी स्थिति में अब बीमा कंपनियों को इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा जिससे उनकी लागत बढ़ेगी। उन्हें एक तो नए एजेंट्स भर्ती करने पड़ेंगे जो बाजार में जाकर उसको बेच सकें, और दूसरा छोटे शहरों में, ग्रामीण इलाकों में और कस्बों में अपने ब्रांच नेटवर्क बनाने होंगे। रोजगार की दृष्टि से अच्छी खबर है, बीमा कंपनियों को नए लोगों को रोजगार देना होगा, निवेश करना होगा, लेकिन बीमा कंपनियां इस बढ़ती लागत को पॉलिसी से कैसे रिकवर करेंगी और क्या उनके पॉलिसी के प्रीमियम्स उससे महंगे होंगे, उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट इससे बढ़ेगी, ये देखने वाली बात होगी।
बीमा कंपनियों पर अब ये पिछले 2 साल से जो बदलते हुए नियम है, जो नया रेगुलेशन आ रहा है, वो चुनौती बना है, खासतौर से निजी बीमा कंपनियों के लिए। तो देखना होगा कि बीमा कंपनियां फिजिकल नेटवर्क में जितना इन्वेस्टमेंट करती हैं, उस आधार पर भारत के लोगों के लिए बीमा महंगा तो नहीं होता।